नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास परती परिकथा। यह उसका दूसरा भाग है। इसके पिछले दो भागों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसे सुनने के बाद ही यह अंश सुने। तो शुरू करते हैं। दुलारी दाई के दोनों बाजुओं में पलते इन सुखी समृद्ध गांवों का प्राण है परानपुर। दुलारी दाई के पूर्वी महार पर बसा हुआ है यह गांव। गांव के पश्चिम उत्तर कोण में है बरदिया घाट, जहां दुलारी दाई आंचल में दीप लेकर प्रकट हुई थी। अब तो बेईमान जमाना आ गया है बाबू साहब, किसी चीज का न धर्म है और न है तेज। न रहे कोई देवता, नहीं रहे देव। जब से रेलगाड़ी आई सभी देव देवी भागे पहाड़। एक आध पीर फकीर साईं गुसाई रह गए तो वे भी अब रेलगाड़ी में चढ़कर दूर दराज हज तीरथ करने चले जाते हैं। नहीं तो दुलारी दाई के इलाके में लगातार 4 साल सूखा पड़े भला। अंधेर है। पहले तो हर साल बरदिया घाट पर मानिक दियरा जलता था किसी न किसी रात में। पिछले 10-12 साल से वह भी जलना बंद है। कलयुग जो समाप्ति पर है। बूढ़े गीत कथाकार की वाणी पर विशेष ध्यान उचित नहीं। कोसी मैया की बातों पर भी हंसने की आवश्यकता नहीं। मैया के माँ बाप का नाम, जिसका कोई बाप नहीं, बाबा भोला उनका बाप। जिसकी कोई माँ नहीं, माता उसकी गौरा पार्वती। किंतु पंडुकी का जित्तू अभी भी सोया अधूरी कहानी का सपना देख रहा है। वंध्या धरती रानी माँ का सारा सुख ऐश्वर्य छिपा हुआ है। सोने के एक कलश में बिजुमन बिजुखंड के राक्षस के पास देवी का खाना कौन उठाए? पंखराज घोड़े पर सवार होकर कौन जाएगा कलश लाने? कथा गायक बूढ़ा भैंसवार सारे युग के बेईमान कह रहा है। एक एक आदमी पाप मुक्त जिस दिन हो जाएगा, सारी परती हरी भरी हो जाएगी, प्राणों के नए नए रंग उभरेंगे। परानपुर गांव के पूरब उत्तर कछुआ पीठा भूमि पर खड़ा होकर एक नौजवान देख रहा है अपने कैमरे की कीमती आंख से धूसर वीरान अंतहीन प्रांतर। पतिता भूमि बालूचरों की श्रृंखला, हिमालय की चोटी पर डूबते हुए सूरज की रोशनी चमकती है। अर्धवृत्ताकार होकर चली गई है ईस्टर्न रेलवे की एक ब्रांच लाइन। लाइन के किनारे के खंभों की पंक्तियों के तारों पर बैठी हुई पंक्तिबद्ध किस्म किस्म की चिड़ियों के मुंह लाइन की ओर। ठीक गाड़ी आने का समय सिग्नल के गिरते ही परती पर चरती हुई चिड़ियों में एक हल्की चुनमुनाहट होती है और वे टेलीग्राफ के तारों पर जा बैठती हैं। चुपचाप बैठी नहीं रहती, अपनी बोली में कचर पचर बोलती ही रहती हैं। युवक कैमरामैन श्री भवेश नाथ MA की परीक्षा देकर आया है, परती के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने। कैमरे का व्यू फाइंडर उसकी अपनी आंखें हैं, असली आंख है। वह मन ही मन सोचता है 3 साल, 30 साल, बस 30 साल और इसके बाद तो सारी धरती इंद्रधनुषी हो जाएगी। तब तक रंगीन फोटोग्राफी का विकास भी हो जाएगा। झक झका मालगाड़ी जा रही है। रोज 3 मालगाड़ियां। गाड़ी परानपुर स्टेशन पर कुछ देर रुककर खुल जाती है। आश्चर्य, गाड़ी जाते ही चिड़ियों की टोलियां भी फुर्र हो गईं। मानो किसी की प्रतीक्षा में वे सामूहिक रूप से पंक्तिबद्ध होकर रोज बैठती हैं, निराश भी नहीं होती कभी। भवेशनाथ को वराह क्षेत्र की याद आती है। पिछले 8-9 साल से वह वराह क्षेत्र जाता है। पुरातन तीर्थ तो है ही, भवेश का वह नया तीर्थ है। वह आदमी लड़ रहा है। बड़े बड़े टनल के अंदर काम होते उसने देखा है। पहाड़ काटने वाले कितने पहाड़ी नौजवानों के क्लोजअप उसके पास है। अरुण, तिमुर तथा सुणकोसी के संगम पर बैठकर पानी मापने वाले, सिल्ट की परीक्षा करने वाले विशेषज्ञों को वह भूल नहीं पाता है। पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या में लीन देवगण, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैलते क्यों नहीं? वह रंगीन फोटोग्राफी में दक्ष है। भवेश ने देखा कि धरती पर रंग फैलते हैं। 10 साल पहले एक शुभचिंतक व्यक्ति की कृपा से रोटरी क्लब में उसने एक छायाचित्र देखा था, टेनेसी वैली स्कीम का आयोजन। 20वीं सदी के अर्थनैतिक जगत के महान महाजन मुल्क के अंतर्गत
टेनेसी अंचल के किसानों की अवस्था देखकर वह अवाक हो गया था। हिंदुस्तान के अभागे किसानों से किसी भी माने से कम नहीं। इसी तरह पुराने हल से खेती करते थे, टूटे फूटे झोपड़े में रहते थे, राह घाट बाट की असुविधा ठीक इसी तरह। इसके बाद दिखलाया गया टेनेसी योजना का सूत्रपात। इस संबंध में जनमत संग्रहण, योजना के पक्ष में राय लेने, इसकी उपयोगिता के संबंध में स्पष्ट धारणा पैदा करने का आयोजन, और छायाचित्र के अंत में स्कीम के कामयाब होने के बाद उस उजाड़, बंजर और बेकार अंचल में युगांतकारी परिवर्तन। दिन फिरे हैं किसानों के, खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, नई नई मशीनों के द्वारा फसल काटी जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से बड़े बड़े कल कारखाने खुल गए हैं। सब मिलकर एक स्वप्न लोक की सृष्टि साकार। आसमान में पश्चिमी का चांद हंसता है और परती का भवेश की हल्की छाया डोलती है। बैलगाड़ी पर जा रहे हैं सुरपति राय। दरभंगा जिले से आए हैं, डॉक्टरेट की तैयारी कर रहे हैं। नदियों के घाटों के नाम से जुड़ी हुई कहानी नोट करते हैं, गीत सुनते हैं और थीसिस लिखते हैं। रानी डूबी घाट, नदी दुलारदाय, परगना हवेली, थाना। रहीकपुर राज की रानी ने अपने वृद्ध राजा को पान में विष देकर खिला दिया और डोली में बैठकर नवाबी दरबार में भेज दिया। रास्ते में कहारों ने देखा राजा साहब निष्प्राण पड़े हैं। जवान कोतवाल साहब ने धोखेबाजी की, बोले रानी राजा राजपाट आधा दे दो, नहीं तो दरबार में भेद खोल दूंगा। रानी के कोमल हृदय को इससे बड़ी चोट लगी, क्योंकि उसने जवान कोतवाल के प्रेम में पड़कर राजा को विष दिया था। रात में रानी उठी और गले में घड़ा बांधकर दुलारी दाई के एक कुंड में डूब मरी। रानी डूबी। सुरपति अभी तक 3 ही घाटों की कहानियां बटोर सका है, सो भी भूली बिसरी आधी पूरी कहानी के टुकड़े। आश्चर्य, सभी कहानियों के सूत्र परानपुर की ओर ही। परानपुर के पंडित, परानपुर के ओझा गुणी, परानपुर की डायन, परानपुर के ब्रह्मपिशाच आदि आदि। 7 घाट का पानी पी चुकने पर सुरपति को भी विश्वास हो जाएगा चिरई, चुनमुन और भैंसवार की असल कथाकार हो सकते हैं। सैकड़ों बिरसों की कहानियां सोने की पुरातन मुद्राओं की तरह। परानपुर बहुत पुराना गांव है। 1880 साल में मिस्टर बुकानन ने अपनी पूर्णिया रिपोर्ट में इस गांव के बारे में लिखा है। पुरातन ग्राम परानपुर। इस इलाके के लोग परानपुर को सारे अंचल का प्राण कहते हैं। अक्षरशः सत्य है यह कथन। गांव से पश्चिम बहती हुई दुलारी दाई की धारा, 3 और विशाल प्रांतर, तृण तरुशून्य, लाखों एकड़ बादामी रंग धरती। दुलारी दाई इसकी पश्चिमी रेखा है, जहां से हरियाली शुरू होकर पश्चिम की ओर गहरी होती गई है। अपने दोनों हाथों से दोनों कछारों की धरती पर सुख समृद्धि बांटती हुई दुलारी दाई वंध्या धरती की संवेदना में बहती अश्रुधारा जैसी। गांव के दक्षिण हजारों सेमल के पेड़ों का बाग है, सेमल बनी। फूलों के मौसम में लाल आसमान को मैंने देखा है, अपलक नेत्रों से, अचरज भरी निगाहों से। लाल आसमान। सेमल का बाग आज भी है। हर 5-7 साल के बाद नई पौध। 7 साल पहले एक दिया सलाई कंपनी का ठेकेदार आया और सेमल जिसके फल को गिलहरी भी न खाए, जिसकी लकड़ी से कोई मुर्दा भी न जलाए, शीशम के दर बिकने लगा। लेकिन इसी को कहते हैं तकदीर का खेल। सेमल बनी के जमींदार के अधपगले पुत्र जित्तन बाबू ने साफ जवाब दे दिया, एक भी पेड़ नहीं बेचूंगा। 60,000 रुपए की आखिरी डाक देकर कंपनी का ठेकेदार चला गया। अब हाय हाय करने से क्या होता है? जमींदारी खत्म हो गई। सेमल बनी पर सरकार का कब्जा हो गया है। सरकार जो चाहे करे। सुना है जित्तन बाबू ने हाई कोर्ट में अर्जी दी है, सेमल के बाग का सर्वनाश न किया जाए। पागल आदमी को कौन समझाए? किंतु जित्तन बाबू का परिवार पुराना है। परानपुर गांव के एक उजड़े खंडहर जैसे मकान की एक कोठी में बैठकर जित्तन बाबू यानी श्री जितेंद्र नाथ मिश्र जी एकटक खिड़की से देख रहे हैं। पोखरे में सुपारी, नारियल, साबूदाना तथा यूकलिप्टस के वृक्षों की परछाइयों को। हल्की चांदनी की चदरी धीरे धीरे बिला रही है। कमरे में हैरिकेन का प्रकाश है। दीवारों पर देंगा की एक तस्वीर की कॉपी फ्रेम में लटकी है। आधा दर्जन अर्धनग्न नर्तकियों की टोली, नृत्यरता नायिकाएं। स्वस्थ फ्रेंच युवतियों की इन रंगीन तस्वीरों की कृपा से जित्तन बाबू इधर काफी कुख्यात हो गए हैं गांव में। धौली की मां ने गांव भर में प्रचार किया है, हवेली में झाड़ू देने कौन जाए,
नहीं करती ऐसी नौकरी। सारी कोठरी में मां नंगी मेम की छापी टांगे हुई हैं। आंख मूंद कर कोई कैसे झाड़ू दे, कहो। गांव के प्रसिद्ध और पुराने लाल बुझक्कड़ भिम्मल मामा ने ग्राम पुस्तकालय के पाठागार में घोषणा की, बुद्धि भ्रष्ट होने से आदमी सब कुछ कर सकता है। जितन इज सफरिंग फ्रॉम सेक्सोलॉजिया, मलेरिया, फैलेरिया, डायरिया, पायरिया आदि रोगों से भी मारात्मक रोग है सेक्सोलॉजिया। भिम्मल मामा जित्तन बाबू की ड्योढ़ी में रोज जाते हैं, किंतु उनके कमरे में कभी पांव नहीं देते। कहते हैं, बूचड़ खाने में लटकते हुए खस्सी बकरों की कट्टी छिली धुई देह देखकर माथा चक्कर खाने लगता है। आई कांट स्टैंड फ्लैश विद ब्लड। बर्दाश्त नहीं कर सकता मांस के लोथड़ों के बीच। गांव की सबसे फैशनेबल युवती जयवंती का कहना है, उस दिन फिल्म कट ब्लाउज पहनकर हवेली के पिछवाड़े से जा रही थी। छी छी, कितना सभ्य हो जाता है आदमी शहर में रहते रहते। एक टक देखता ही जा रहा, देखता ही रहा। मैं डर गई, आंखें हैं उसकी या। जितेंद्र नाथ रोज इन तस्वीरों को की ओर देखकर मन ही मन बुदबुदाते हैं। पिजारो, वैन गॉग, रेनोवा, देगा, तुम्हारी प्रेमिकाओं को प्रणाम। मॉन्यूमेंट को एक क्षण भी प्यार करने वाली भद्र महिलाओं को सदापूर्ण नमस्कार। गांव के लड़कों ने जित्तन बाबू के पागल होने का बहुत सा प्रमाण एकत्रित किया है। सिलसिलेवार सुनने को मिलता है पठनागार में। किंतु इस पागल अथवा सनकी को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। इस गांव के सामने फैली विशाल परती की 1,500 बीघे जमीन का मालिक अकेला वही है। दुलारी दाय के बीच प्रसिद्ध कुंडों का स्वामी, बरदिया घाट से लेकर मीर घाट तक की धरती का जमींदार। 10-15 वर्षों के बाद गांव लौटे हैं जित्तन बाबू। परानपुर के पानी में अब फिर मिठास लौट आई है शायद। 6 महीने हो रहे हैं गांव में आकर जमकर बैठे हैं। टूटते हुए गांव में यह साबुत किंतु सन की आदमी। परानपुर ही नहीं, सभी गांव टूट रहे हैं। गांव के परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति टूट रहा है, रोज रोज कांच के बर्तनों की तरह। नहीं, निर्माण भी हो रहा है। नया गांव, नए परिवार और नए लोग। गांव का नवनिर्माण हो रहा है। टूटे हुए खंडहरों को साफ करके नींवें डाली जा रही हैं। शिलान्यास हो रहा है। खूब धूमधाम से नई इमारतों की बधाई गथाई चल रही है। नई ईंट के साथ पुरानी किंतु काम की योग्य ईंटों को मिलाकर दीवार बना रहा है राजमिस्त्री। अपनी वसूली से वह पुरानी ईंटों को बजा बजा कर कहता है, इसी ईंट को असली सूरजमुखी ईंट कहते हैं। यह हमारे ठेकेदार साहब की ईंट नहीं है। मुट्ठी में मसलकर आंख में झोंक दिया। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है, कूप खोदते समय, नींव लेते समय मिस्त्री और मजदूरों की पीठ पर सवार रहना चाहिए। माटी के नीचे से न जाने कब क्या चीज निकल जाए। सतर्क दृष्टि से देखना होता है। चमकदार चीज को पैर के नीचे दबा रखते हैं। समय समय पर इन गड्ढों में खुद उतर कर देखना बुद्धिमानी है। नई इमारत की बुलंद होने वाली दीवारों की गथाई देखिए, कच्ची ईंटों पर नजर रखिए। जित्तू अधूरी कहानी के सपने देखता सोया पड़ा है। वह कैसे जागेगा? वह नहीं जागेगा तो देवी मंदिर का खाना कौन उठाएगा? एक एक आदमी पाप मुक्त कब तक होगा? उठ जित्तू, तुत्तुत्तुरुत्तु। आगे तीसरे भाग में। धन्यवाद।